नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको लव मैरिज और अरेंज मैरिज के योग के बारे में जानकारी दूंगी कि कुंडली के आधार पर कैसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का योग बनता है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज आखिर होता क्या है। इसके अलावा कुंडली में कौन से ग्रह के आने से इस बात का पता चलता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके अलावा कुंडली में दूसरी शादी के योग किस प्रकार से देखे जाते हैं, और इसके अलावा विवाह में देरी के कौन से कारण हैं, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी साथ के साथ। और अंत में शीघ्र विवाह के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए ज्योतिष के आधार पर, इसकी भी मैं जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही यदि आप में से कोई अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर जाके आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कुंडली के आधार पर कैसे पता चलता है कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आइए इसको विस्तार समझते हैं। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि जोड़ियां आसमानों में बनती है। ज्योतिष शास्त्र भी इस बात को सच मानता है। एक उम्र के बाद हर कोई यह जानने का इच्छुक होता है कि उसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सर्वप्रथम आइए जानें कि आखिर अरेंज मैरिज क्या होता है। विवाह की इस व्यवस्था में माता पिता की सहमति से विवाह होता है। वर वधू माता पिता की सहमति के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि वह एक दूसरे को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ती है। हमारे समाज में सबसे पहले लड़की के पिता वर का चुनाव करते हैं। वर का चुनाव उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा वर के माता पिता की सामाजिक स्थिति भी देखी जाती है। अगर यह सब बातें अनुकूल है तो शादी की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। इसके विपरीत लव मैरिज आखिर क्या होता है, आइए इसको भी जानें। भारत में प्रेम विवाह कोई नई बात नहीं है। हालांकि आज के दौर में लव मैरिज की संख्या में वृद्धि अवश्य हुई है। इसका कारण समाज के द्वारा बच्चों को दी गई आज़ादी है। अब लड़कियां भी लड़कों की तरह शिक्षा ग्रहण करती हैं और नौकरी प्राप्त करती हैं। यह आज़ादी स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को जानने और समझने का मौका देता है और इस आधार पर ही यह विवाह संपन्न किया जाता है। इसे ही लव मैरिज का नाम दिया गया है। कुंडली के सभी 12 भावों में से सप्तम भाव को विवाह से संबंधित माना जाता है। इसीलिए विवाह की जानकारी प्राप्त करने के लिए सप्तम भाव का अध्ययन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इस भाव को विवाह के साथ साथ साझेदारी का भाव भी माना जाता है, चाहे वह जीवन साथी के साथ हो या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ हो। एक पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह और एक स्त्री की कुंडली में बृहस्पति ग्रह विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। प्रथम आइए जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष के आधार पे, कुंडली के आधार पे अरेंज मैरिज का विचार कैसे किया जाता है कुंडली देख के। आइए इसको जानें। किसी भी जातक की कुंडली के प्रारंभ में सर्वप्रथम सप्तम भाव के स्वामी पुरुष जातक के लिए शुक्र और स्त्री जातक के लिए मंगल और बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया जाता है। इसके लिए यदि यह सब मजबूत अवस्था में हो तो विवाह अवश्य होता है। सप्तम भाव और इसके स्वामी के अलावा द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी, एकादश भाव और एकादश भाव के स्वामी का भी अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अगर सप्तम, द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी आपस में संबंध बना रहे हैं तो विवाह सफल हो माना जाता है। अगर द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के स्वामी सूर्य और चंद्रमा के साथ कोई भी संबंध बना रहे हैं तो अरेंज मैरिज होगी, यानी कि विवाह माता पिता की मर्जी से सहमति। यदि शुक्र ग्रह किसी तरह से चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी नवम भाव या नवम भाव के स्वामी से संबंध बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी अरेंज मैरिज होने की ज़्यादा संभावना होती है। यदि शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा या किसी शुभ ग्रह से संबंध बनाती है तब भी माता पिता की सहमति से ही विवाह होता है। किसी भी स्त्री जातक की कुंडली का अध्ययन करते समय मंगल की मजबूती पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। यदि द्वितीय, सप्तम, एकादश भाव के स्वामी मंगल से संबंध बना रहे हैं तो भाई की सहायता से विवाह होने की संभावना बनती है।
अगर मंगल ग्रह का संबंध बुध से है तो ननिहाल पक्ष के रिश्तेदार की मदद से, और यदि बृहस्पति है तो घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से शादी होती है। यदि द्वितीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव के स्वामी किसी तरह से चतुर्थ भाव से संबंध बना रहे हैं या नवम भाव और इसके स्वामी से संबंध बना रहे हों तो माता पिता के द्वारा अरेंज मैरिज होगा। अगर द्वितीय, सप्तम और एकादश भाव के स्वामी शुक्र से संबंधित हैं या कोई शुभ ग्रह शुक्र से संबंध बना रहा है तो अरेंज मैरिज की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि आखिर कुंडली में लव मैरिज के योग कैसे देखे जाते हैं। आइए इसको भी जानते हैं। कुंडली में पंचम भाव को प्रेम और भावनाओं का घर कहा जाता है, वहीं पे सप्तम भाव विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। यदि लव मैरिज की बात की जाए तो इसके लिए पंचम भाव और इसके स्वामी या सप्तम भाव इसके स्वामी के बीच कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। लव मैरिज को देखने के लिए हमें सप्तम भाव और इसके स्वामी की स्थिति के बारे में देखना होगा। शुक्र, मंगल और चंद्र की दृष्टि या सप्तम भाव में इन तीनों ग्रहों की उपस्थिति जातक को मनचाहा जीवन साथी दिलाती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, मंगल या चंद्रमा में से किसी के साथ कोई संबंध बना रहे हों तो जातक को अपने मनपसंद साथी से शादी करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि सप्तम भाव का स्वामी प्रथम भाव, पंचम भाव या द्वादश भाव में हो तो जातक की शादी किसी ऐसे शख्स से होगी जिसे आप लंबे समय से जानते हैं। इसके अलावा इसके बाद हमें शुक्र ग्रह पर भी विचार करना होगा, जो कि प्रेम और रोमांस का प्रतीक है। हम पंचम भाव, सप्तम भाव और 12वें घर में राहु, शनि, मंगल और प्रथम भाव के स्वामी के साथ शुक्र के संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके लिए यदि जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह पहले से ही 5वें, 7वें, 8वें, 10वें या 12वें भाव में हैं तो जातक प्रेम संबंधों में काफ़ी सक्रिय रहेगा ऐसे जातक, और कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार ऐसे जातकों का विवाह लव मैरिज होने की संभावना अधिक होती है। हम चंद्र ग्रह का अध्ययन करेंगे क्योंकि यह मन का कारक, चंद्रमा मन का कारक होता है। हमारी सोच, हमारे कार्य करने के तरीके का पता चलाती है और अलग अलग भाव में इसकी स्थिति का इससे पता चलता है कि जातक का विवाह लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। यदि चंद्रमा पर शुक्र या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो व्यक्ति विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षित होता है और अपने लवमेट के साथ शादी कर सकता है। अगर चंद्रमा पंचम भाव, सप्तम भाव या द्वादश भाव में है तो ऐसे जातक अपने पसंद की व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष के आधार पर दूसरी शादी के योग किस प्रकार से देखे जाते हैं। आइए इसको जानें। ज्योतिष में दूसरी शादी का विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। कुंडली का 8वां भाव दीर्घता को दर्शाता है, इसीलिए सप्तम भाव से अष्टम यानी कि द्वितीय भाव दूसरी शादी के बारे में जानकारी देता है। तीसरी शादी के लिए हम द्वितीय भाव से अष्टम यानी कि नवम भाव का अध्ययन करते हैं। दूसरी शादी के लिए द्वितीय भाव और इसके स्वामी की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और साथ ही नवांश कुंडली में भी इसकी स्थिति को देखा जाता है। कई लोग नवम भाव को दूसरी शादी का भाव कहते हैं क्योंकि यह सप्तम भाव से तृतीय भाव है। ऐसे में दूसरी शादी पहले पति या पत्नी के भाई या बहन से होती है। कुछ लोग एकादश भाव को भी दूसरी शादी का कारक भाव भी मानते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर शादी में देरी होने के ज्योतिषीय कारण कौन से हैं। इस पर भी एक बार विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह और उनकी स्थिति के कारण शादी में देरी होती है। कुंडली में सप्तम भाव जातक के विवाह से संबंधित बातों की जानकारी देती है। अगर जातक के सप्तम भाव की स्थिति या इसके स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो शादी में देरी होती है। शादी में देरी के ज्योतिषीय कारण कौन कौन है, आइए इसको समझें। सर्वप्रथम सप्तम भाव में से यदि शनि का संबंध होता है तो शादी में देरी होती है। शुक्र की दुर्बल स्थिति हो तो शादी में देरी होती है। इसके अलावा विवाह में देरी के कारण जातक के सप्तम भाव में राहु, केतु, मंगल या शनि की स्थिति भी हो सकती है। यदि सप्तम भाव का स्वामी कमज़ोर हो तो भी विवाह में देरी कराएगा। बृहस्पति की डिग्री या स्थिति कमज़ोर हो तो भी विवाह में देरी के कारण बन।
इसके अलावा यदि सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, सप्तम भाव में शनि मंगल की युति या इनकी दृष्टि हो, तो भी विवाह में देरी होती है। जहाँ तक विवाह की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति ग्रह बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं विवाह के लिए। बृहस्पति की दशा और स्थिति के कारण जातक की शादी के समय के बारे में पता चलता है। वहीं पे शुक्र की दुर्बल स्थिति विवाह में देरी का कारण हो सकती है। यदि शुक्र की अच्छी स्थिति है तो शादी के अच्छे योग बनेंगे, संयोग बनेंगे, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी सफलता दिलाती है। अब आइए हम जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। आइए इसको विस्तार समझते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम माँ देवी लक्ष्मी और भगवान गणपति की पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को छोटी कन्याओं को मिठाई भेंट करने से व्यक्ति के ग्रह की स्थिति सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मनोवांछित फल पाने के लिए ऐसे जातकों को प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही प्रतिदिन भगवान शिव और माँ पार्वती की एक साथ पूजा आराधना करने से भी आपके विवाह में आ रही हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होगी, आपका विवाह के शीघ्र योग बने। इसके अलावा जब भी संभव हो पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। देर से शादी के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी उपायों में से एक है। समय पर विवाह की इच्छा रखने वालों को लड़कों को आशीर्वाद के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। ये बहुत ही खास उपाय है। इसके साथ ही कन्याओं को प्रत्येक सोमवार का व्रत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही एक आदर्श जीवन साथी खोजने के लिए यह भगवान गणेश की आराधना करना, इसके अलावा भगवान शिव को दूध अर्पित करने से भी आपकी विवाह में आ रही परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाएगी और आपको मनचाहा जीवन साथी अवश्य प्राप्त होगा। इसके अलावा गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और माँ लक्ष्मी को मंदिर में 5 लड्डू अर्पित करें। इससे आपकी शादी के शीघ्र ही योग बने। यदि किसी स्त्री जातक के विवाह में देरी हो रही है तो ऐसी कन्याओं को सोमवार के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष को लाल धागे में बांधकर धारण करना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को लाल रंग का वस्त्र धारण करने से आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इसके साथ ही केले के पेड़ की जड़ लाकर पूजा करें। पूजा के बाद जड़ को पीले कपड़े में लपेट दें। ऐसा इन छोटे छोटे आसान ज्योतिषीय उपाय करने से विवाह में आ रही हर प्रकार की समस्या आपकी अवश्य ही दूर हो जाएगी और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। आपको अपना मनचाहा जीवन साथी अवश्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे ही हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम से जुड़े, इसे देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।